हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर एंड दिस इज चैप्टर 6 डिपॉजिटरी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर फिर से पढ़ाने वाली हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लेना, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड ये जो वीडियोज़ होने वाले हैं, अब जो वीडियोज़ थोड़े दिनों तक आएंगे, वो जस्ट एक रिविजन वीडियोज़ होंगे आपके लिए। 10th क्लास के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं एंड तो मैंने सोचा कि एक रिविजन वीडियोज़ एक एक करके धीरे धीरे करके मतलब मैं आप लोगों के लिए ले आती हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इतना याद करना है, इतने पॉइंट्स लर्न करने हैं, कैसे लिखना है, कैसे करना है। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। कुछ 1 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डिपॉजिटरीज हैं जो दो, उनकी फुल फॉर्म अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले शुरू करें तो जो डिपॉजिटरी है उसके बारे में हमें बताया जाएगा कि डिपॉजिटरी बैंक से किस तरीके से सिमिलर है। तो आपको देखो डिपॉजिटरी क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आए ना तो आपको सिर्फ इसकी पहली वाली लाइन जो है ना वो उठा के लिख देने की। जो डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटीज इन एन अकाउंट। जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी अकाउंट में सिक्योरिटीज को होल्ड करती है। जिस तरीके से बैंक किसी अकाउंट में फंड को होल्ड करता है, उसी तरीके से जो डिपॉजिटरी होती है वो अपने किसी भी डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती हैं एंड उसको सेफ कीप रखती है, उसको शेयर करने में, उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक होता है तो बैंक के थ्रू आप अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो डिपॉजिटरी होती है वहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कर सकते हो सिक्योरिटीज़ का, कि अभी ये सिक्योरिटीज़ मेरे नाम थी, अभी उसके नाम पे हो जाएंगी। अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो अब जो डिपॉजिटरीज हैं हमें वो पता चलेगा कि जो इंडिया में जो डिपॉजिटरीज हैं वो दो तरीके की होती हैं एंड इसका फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली से पता होना चाहिए। द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये आपको पता ही होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, NSDL की जगह CSDL कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो यहाँ पर है वो डी पहले है, एस बाद में, यहाँ पर है CDSL और जो NSDL है वो NSDL है। मतलब यहाँ पर एस पहले आ रहा है, यहाँ पर एस बाद में आ रहा है। और जो CDSL है उसमें एस सिक्योरिटीज़ नहीं है, सर्विसेज है। बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं एंड गलती कर देते हैं। तो जब भी मैं जितनी भी बार पूछती हूँ आप लोगों से, ज़्यादातर बच्चों ने उल्टा पुल्टा ही लिखा होता है इसको। तो एक काम करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड कॉमेंट सेक्शन में जाओ एंड NSDL का एंड CDSL का फुल फॉर्म अभी लिखो। अगर एक दो बार लिख दोगे ना तो मतलब आपको एक तरीके से रहेगा कि जब आप एग्जाम में लिखने जा रहे हो या फिर अगर कुछ बड़े आंसर में भी लिखोगे तो आपको एक माइंड में आएगा कि भाई मैंने हाँ उधर लिखा था। तो जो चीज़ आप लिख देते हो, जो चीज़ आप एकदम थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है ना, वो फिर याद रहती है। तो एक काम करो, इसको अच्छे से लिख के प्रिपेयर कर लो, अदरवाइज आप भी गलती कर सकते हो। तो यार अब हम लोग आएंगे अपने बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन पे, कि भाई अगर आप डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेट करते हो, दैट मीन्स अगर आप डिपॉजिटरी में अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा। तो देखो यार, अगर आपसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आप 3 पॉइंट लिख दो, कोई भी आसान आसान से जो आपको याद रहे हो, और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दो वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो वहाँ पे आप ये टॉपिक डालो, नंबर 1 डालो और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिख दो कि जो डिपॉजिटरीज होती हैं बेसिकली वो बहुत जल्दी और ट्रांसफ़र कर देती हैं, बहुत ही टाइम इफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ही इनएफिशिएंसी से काम करती है, तो ये टाइम इफिशिएंट है, टाइम सेव करती है हमारा एंड इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है डिजिटल मीडिया के थ्रू सिक्योरिटीज़ का। तो आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप उसमें लिख सकते हो। अब जो हमारा जो दूसरा पॉइंट रह सकता है वो क्या होगा, नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, ये आप लिख सकते हो एंड इसके एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से दे सकते हो। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क में आप कह सकते हो कि भाई ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो लिखी हुई है ना, कि फिजिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, वो खो जाते हैं, बैड डिलीवरी हो जाती है, गलत पहुंच जाते हैं, फेक हो जाते हैं कई बार। अगर नॉर्मली सर्कमस्टांसिस में देखें तो हो सकता है चूहा भी खा जाए। तो मतलब ऐसी है, ऐसा लिखना मत। पर ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि एलिमिनेट हो जाता है आपका रिस्क अगर आप डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेट करते हो। उसके बाद अगर आप और भी लिखना चाहते हो, अगर 5 मार्क्स में आ जाता है तो 5 पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि पेपर वर्क में जो है वो बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बच जाती है।
ये सारे जो चीज़ें हैं आप ये लिख सकते हो। फिर थोड़ी थोड़ी सी 2-2 3-3 लाइन की ना एक्सप्लेनेशन वहाँ पे, मतलब इसी पॉइंट को और एग्जीगरेट करके इसी को थोड़ा सा और अच्छे से करके आप लिख सकते हो। तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। एंड मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप इस तरीके से अपना आंसर को लिखोगे अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एंड आपको कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। एंड अगर आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं पता है जो मैंने बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने एसिमुलेट किए हैं जितने भी आ सकते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर में। तो उसको आप ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना उसको भी। अब आते हैं कि भाई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। तो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये आ ही सकता है। मतलब मेरे जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे, सारी चीज़ें जो पेपर में थी, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है। तो इसको वैसे आसान भी बहुत ज़्यादा है कि जो डिपॉजिटरी होती है वो अपने एजेंट्स के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है ना। तो इसी लाइन को आप याद कर सकते हो, द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स एजेंट। और वो जो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के, जिसके थ्रू वो अपने इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है, उसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये जो अपॉइंट होते हैं जो एजेंट, ये अप्रूवल ऑफ सेबी के साथ अपॉइंट होते हैं। सेबी अप्रूवल देती है तभी ये अपॉइंट हो सकते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भाई अगर एमसीक्यू आ जाए कि इनमें से कौन कौन सा आपका जो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक जो आपका डीपी माना जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट माना जाता है, तो वो ये होते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। ये ही जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। अब आगे बाकी सारा कुछ बहुत आसान है कि क्या कोई मिनिमम बैलेंस रखना होता है सिक्योरिटीज़ का, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हो। ठीक है। ISIN नंबर क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है अपनी हर एक सिक्योरिटी के लिए। अब आते हैं कस्टोडियन क्या होता है। तो इस चैप्टर में कस्टोडियन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। मतलब ये सब तो यार बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर कस्टोडियन के बारे में पूछा जाए तो कस्टोडियन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर करती है और उसका सेफगार्ड करती है आपकी सिक्योरिटी को। और कस्टोडियन बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर जगह अगर आप कहीं भी जाओगे तो उसका मतलब वही होता है कि आपकी चीज़ों को सेफ रखती है, जैसे बोलते हैं ना कस्टडी में रखती है, तो आपकी चीज़ों को सेफ रखती है ये। एंड सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड तो करती है, और भी जो ट्रैक हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के जो कि कंपनी लेती रहती है, उसको भी ये लोग देखते हैं। एंड ये इसके 3 काम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कस्टोडियन के फंक्शन बताओ, तो आप ये तीनों बता सकते हो, जहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये क्लाइंट का सिक्योरिटीज अकाउंट मेंटेन करती है, क्लाइंट के बिहाफ पे जितने भी बेनिफिट या राइट उसको मिलने वाले हैं उन सबको कलेक्ट करती हैं। एंड किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी में क्लाइंट ने पैसा लगा रखा है, अगर कोई भी तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन वो लेती है, कॉर्पोरेट एक्शन में आपका आ सकता है स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, बाय बैक होने वाला है, या फिर जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, या सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, कुछ और करने जा रही है कंपनी, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में क्लाइंट को बताता है। तो इसके 3 मेन फंक्शन हो गए। क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करता है उसके अकाउंट में, क्लाइंट के बिहाफ में मिलने वाले जितने भी बेनिफिट्स एंड राइट्स हैं उसको कलेक्ट करता है, एंड जिस भी कंपनी में क्लाइंट ने अपना पैसा लगा रखा है उसको बेसिकली उसका ध्यान रखती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी वो कर रही होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कस्टोडियन है वो अपने क्लाइंट को देता रहता है। अब यहाँ पर आएंगे कि भाई कैसे कोई बंदा अपने फिजिकल होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कन्वर्ट कर सकता है, कैसे कोई डीमेटलाइज कर सकता है। तो ये एक प्रोसेस है छोटा सा, जहाँ पे आपको डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है, डीपी के पास जाओ, उसके संग फिजिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दो एंड वो डीमेटलाइज अपना आप से हो जाएंगे। ठीक है। ऑड लॉट शेयर भी डीमेटलाइज्ड हाँ हो सकते हैं, ऑड लॉट शेयर भी डीमेटलाइज। ठीक है। अब आगे जाके कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट खास लगती नहीं है, तो बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, दिस इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। एंड अगर आप रीमटेरियलाइजेशन पे आओ, व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट योर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। एंड आ जाते हैं हम अपना पीछे।
तो आप देख लो यहाँ पे डिपॉजिटरी क्या होता है, बैंक एंड डिपॉजिटरी में डिफरेंस अच्छे से कर लेना, दोनों डिपॉजिटरीज के नाम अच्छे से पढ़ लेना। बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन में ज़्यादा कुछ पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं, इसमें 3 या 5 मतलब बाकी मैंने आपको अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ में आई होप समझा ही दिए होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए आपको चाहिए तो आप या तो 3 अच्छे से रट लो, और रट लो ज़्यादा समझ लो यार, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख देना, है ना। और उसके बाद अगर आप 5 मार्क्स में आ जाए तो मतलब 5 तो आप याद कर ही लो, कि अगर 5 में आ जाए तो भी लिख दो, और अगर 3 में आए तो भी लिख दो। डीपी क्या होता है, कौन कौन से सेबी के अकॉर्डिंग डीपी हो सकते हैं, ये लर्न कर लो। मिनिमम बैलेंस कोई रखना तो नहीं होता, इसको एक अच्छे से कर लो। ISIN का फुल फॉर्म लर्न कर लो। कस्टोडियन के फंक्शन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, इतना याद कर लेना। इस चैप्टर में सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी 2 पेज का ही चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।